24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो खुद यूक्रेन मान चुका था कि वो 4 दिन से ज्यादा रूस के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन 2 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग का कोई अंत दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। नेटो को सबक सिखाने के चक्कर में रूस बर्बाद हुआ तो यूक्रेन पूरी तरह खंडर हो चुका है। अब संकट अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बाकी देशों के सामने। अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन ने आगाह कर दिया है कि यूक्रेन की जंग चाहे जब और जैसे खत्म हो, लेकिन इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। यह रिपोर्ट अमेरिका और बाल्टिक सागर के किनारे बसे देशों के लिए खतरे की घंटी क्यों मानी जा रही है? यूक्रेन और रूस की लड़ाई में चीन की अदृश्य भूमिका क्या है? साल 2008 की वो भविष्यवाणी क्या है जिससे पूर्वी यूरोप के देशों के सिर पर मौत का भूत सवार है? इन्हीं सवालों का जवाब है हमारी टेलीसीरीज मरघट द मॉर्निंग लैंड, जिसके पहले एपिसोड में देखिए विभत्स द ट्रैजिक टैलेंट। दिसंबर 2019, पेरिस, फ्रांस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमना सामना हो रहा था। 6 महीने पहले ही यूक्रेन की सत्ता की बागडोर संभालने वाले ज़ेलेंस्की जब पुतिन के सामने पहुंचे तो उनका गला सूखने लगा। ज़ेलेंस्की 16 साल तक टीवी चैनलों पर कॉमेडी शो कर चुके थे, लेकिन पुतिन के सामने वो इतने नर्वस थे कि कैमरा फेस करना ही भूल गए। उन्हें कैमरे की तरफ देखने का इशारा भी पुतिन ने ही किया। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पेरिस में इसलिए कराई गई ताकि क्रीमिया पर रूस के कब्जे से पैदा हुआ संकट सुलझाया जा सके। रूस की सेना ने 20 फरवरी 2014 को क्रीमिया कूच किया था और 26 मार्च 2014 को, यानी सिर्फ 1 महीने और 6 दिन बाद क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही रूस ने यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अघोषित युद्ध छेड़ दिया था। यह तय माना जा रहा था कि पुतिन जिस दिन चाहेंगे उसी दिन डॉनबास भी यूक्रेन के हाथ से फिसल जाएगा। यूक्रेन के पास रूस का मुकाबला करने का रणनीतिक दम पहले से नहीं था। पेरिस में ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद मान लिया गया कि यूक्रेन के पास पुतिन का मुकाबला करने वाला दमदार नेता भी नहीं है। पेरिस में यूक्रेन रूस समिट के 2.25 साल बाद 24 फरवरी 2022। जिस संकट से यूक्रेन को बचाने के लिए फ्रांस और जर्मनी साल 2014 से कोशिश कर रहे थे, वो संकट यूक्रेन के सामने आ गया। डॉनबास इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। रूस की सेना यूक्रेन से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। रूस के पास यूक्रेन से 10 गुना अधिक हथियार और 12 गुना ज्यादा रक्षा बजट था। सबने मान लिया कि ज्यादा से ज्यादा 4 दिन में या तो यूक्रेन सरेंडर कर देगा या फिर यूक्रेन में होगा कत्लेआम।
24 फरवरी 2022 कीव, यूक्रेन। रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की का यह पहला वीडियो संदेश था जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन अगले 24 घंटे तक वो लापता रहे। ये अटकलें जोर पकड़ने लगी कि ज़ेलेंस्की शायद यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। सफाई देने के लिए खुद ज़ेलेंस्की सामने आए। 25 फरवरी 2024 कीव, यूक्रेन। यूक्रेन और रूस युद्ध का यह टर्निंग पॉइंट था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर बदल चुके थे। वो शहादत के लिए तैयार थे और उनकी यही ललकार यूक्रेन की सेना की ताकत बन गई। जो जंग सिर्फ 4 दिन में खत्म होने का अनुमान था, उसे यूक्रेन ने अपने हौसले और अमेरिका और नेटो के हथियारों के दम पर अंतहीन युद्ध में तब्दील कर दिया। रूस के हमले के 2 साल बीत चुके हैं और दुनिया के बड़े से बड़े रक्षा विश्लेषक भी ये बता पाने की हालत में नहीं है कि यूक्रेन युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। दो साल में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा खंडहर बन चुका है। यूक्रेन के शहर मरघट जैसे नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की गैर सरकारी संस्था यूक्रेनियन लॉसेस प्रोजेक्ट के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2024 तक यूक्रेन के 42,152 सैनिक युद्ध में मारे गए। ब्रिटेन के म्यूजियम ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री का दावा है कि 14 नवंबर 2023 तक यूक्रेन के लगभग 1 लाख सैनिक युद्ध में घायल हुए, 15,000 से ज्यादा लापता हैं और 3,400 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने युद्ध बंदी बना रखा है। रूस की सेना ने अगर यूक्रेन को मरघट बनाया तो उसी मरघट का विस्तार अब रूस की सीमा के अंदर तक हो चुका है। इस जंग की बड़ी कीमत रूस को भी चुकानी पड़ी। बीबीसी रशियन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 22 फरवरी 2022 से 11 जनवरी 2024 के बीच रूस के 1,07,000 सैनिक मारे गए, जबकि इससे 2 गुना यानी 2,14,000 रूसी सैनिक घायल हुए। इसके अलावा रूस के प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वैगनर ग्रुप के 20,000 से ज्यादा लड़ाके यूक्रेन में नवंबर 2023 तक मारे जा चुके थे। यूक्रेन और रूस की जंग दोनों देशों के लिए कितनी भारी पड़ चुकी है, इसका नया नमूना है ये वीडियो। 12 फरवरी 2024 के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रूस को अब अपनी सेना में नेपाल के युवाओं की भर्ती करनी पड़ रही है। करीब 15,000 नेपालियों को यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि रूस में सैनिकों की कमी हो गई है। ये दावा अगर सही है तो ये इस बात का सबूत भी है कि यूक्रेन की जंग तभी खत्म होगी जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुली धमकी दी थी कि अगर नेटो इस जंग में कूदा तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। इसके बावजूद यूक्रेन को नेटो ने हथियार भी दिए और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी। क्या पुतिन की धमकी खोखली थी? 2 साल से यूक्रेन को टैंक, तोप, मिसाइलें और फाइटर प्लेन देने के बाद नेटो अब 10 लाख ड्रोन जुटा रहा है। क्या नेटो के आधुनिक हथियार यूक्रेन में बेअसर हो चुके हैं? यूक्रेन में रूस बनाम नेटो की प्रॉक्सी वॉर की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए हमारा यह एपिसोड हेकड़ी द ग्लोबल ग्रिडलॉक। ये जंग यूक्रेन और रूस के बीच है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। असल में ये युद्ध रूस और अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो की है।
ये बात यूक्रेन पर हमले से पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दी थी कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर नेटो रूस के साथ विश्वासघात का पुराना खेल आगे बढ़ा रहा है। 1 फरवरी 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के जिस झूठे वादे की याद दिलाई, उसकी कहानी कोल्ड वॉर के अंत के समय शुरू हुई थी। नवंबर 1989, बर्लिन, जर्मनी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत बर्लिन के जिस दीवार की शक्ल में सामने आई, वो दीवार उस दिन टूट गई। पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका सोवियत संघ की भी थी, जिसे फरवरी 1990 में अमेरिका और जर्मनी ने गारंटी दी थी कि नेटो का विस्तार जर्मनी से आगे 1 इंच भी नहीं होगा। लेकिन 9 साल बाद ही नेटो अपने वादे से मुकर गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद जब रूस आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसा था, उसी दौर में नेटो का विस्तार होना शुरू हुआ। 12 मार्च 1999 से 29 मार्च 2004 के बीच सिर्फ 5 साल में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया नेटो में शामिल हो चुके थे। नेटो और रूस के बीच अब सिर्फ यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस थे। साल 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। रूस ने मान लिया कि अमेरिका उसे हेकड़ी दिखा रहा है। एक अगस्त 2008, साउथ ओसेतिया, जॉर्जिया। नेटो की हेकड़ी का जवाब देने और नेटो को अपनी सीमा से दूर रखने के लिए रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। सिर्फ 2 हफ्ते में रूस की सीमा से सटे जॉर्जिया के 2 बड़े शहर अब्खाजिया और साउथ ओसेतिया पर रूस का कब्जा हो चुका था। इसके 6 साल बाद यूक्रेन का क्रीमिया पर हमला और डॉनबास में गृह युद्ध भड़काने के पीछे भी रूस का मकसद यही था कि नेटो को रूस के बॉर्डर से दूर रखना है। इसके बाद भी जब यूक्रेन नहीं माना और नेटो ने यूक्रेन को उकसाया, तो पुतिन ने आखिरी चेतावनी भी नेटो को ही दी। 8 फरवरी 2022, क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। यूक्रेन पर हमला करने के पीछे राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति यही थी कि रूस के बॉर्डर से जुड़े इलाकों पर कब्जा करके नेटो और रूस के बीच एक कॉरिडोर बना दिया जाएगा। पुतिन को उम्मीद थी कि अमेरिका और नेटो ने जॉर्जिया को अकेला छोड़ दिया था, तो यूक्रेन में भी दखल नहीं देंगे, खासकर परमाणु धमकी के बाद। यूक्रेन पर रूस के हमले के शुरुआती दिनों में यही हुआ। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया। अप्रैल 2022, कीव, यूक्रेन। इसी के बाद अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजने की रफ्तार बढ़ा दी। सितंबर 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि सर्दियों के 3 महीने रूस पर बहुत भारी पड़ेंगे।
इसी दावे पर भरोसा करके अमेरिका और उसके मित्र देशों ने यूक्रेन को डिफेंस के साथ साथ अटैक वेपन्स भी दिए। लेकिन 2022 के बाद 2023 की सर्दियां भी बीत गई। रूस को हराने का यूक्रेन का सपना और नेटो का प्लान दोनों नाकाम ही रहा। इस जंग में रूस की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े किए तो अमेरिका और नेटो के आधुनिक हथियारों की भी पोल खुल गई। यूक्रेन और रूस की जंग नेटो के उस प्लान का हिस्सा भर है जिसकी पटकथा साल 1999 में लिखी गई। शुरुआत जॉर्जिया से हुई, फिर यूक्रेन की बारी आई और अब बाल्टिक सागर के किनारे बसे रूस के पड़ोसी देशों को लग रहा है कि रूस का अगला बम उन्हीं पर गिरेगा। यह सिर्फ वहम है या सचमुच यूक्रेन जंग का विस्तार पूर्वी यूरोप में होने वाला है? देखिए टेलीसीरीज मरघट का यह एपिसोड, काल दूत, माउंट्स ऑफ मेनिस। 1 अगस्त 2008, अब्खाजिया, जॉर्जिया। जॉर्जिया का अब्खाजिया इलाका, काला सागर के किनारे बसे इस शहर पर रूस का हमला हुआ तो जॉर्जिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल साकशवली के होश उड़ गए। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया था कि जॉर्जिया में यह मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ अब्खाजिया और साउथ ओसेतिया के लिए है, जहां रूसी मूल के लोगों की आबादी रहती है। जॉर्जिया में रूस का सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी दौरान जॉर्जिया के राष्ट्रपति साकशवली ने राजधानी तबिलिसी में एक रैली की। अगस्त 2008, तबिलिसी, जॉर्जिया। तबिलिसी रैली के 7 साल बाद 3 अगस्त 2015, कीव, यूक्रेन। क्रीमिया पर रूस का कब्जा होने के बाद एक रैली यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति साकशवली ने यहां भी एक भविष्यवाणी की। 7 साल बाद 24 फरवरी 2022, कीव, यूक्रेन। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर जब रूसी सेना ने कीव पर धावा बोला तो यूरोप को जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति साकशवली की चेतावनी याद आई। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देशों पर यह भूत सवार हो चुका है कि यूक्रेन के बाद किसी भी दिन रूस की सेना काल दूत बनकर उन पर टूट पड़ेगी। इस डर का असर क्या हो, यह भी जान लीजिए। 13 फरवरी 2024, रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी ने एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास को मोस्ट वांटेड घोषित किया तो रूस और एस्टोनिया के बीच अविश्वास की खाई गहरी हो गई। यही हाल पूर्वी यूरोप के देश लातविया का है। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में लातविया की राजधानी रीगा में सोवियत युग के स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया। यूरोपीय देशों में सुरक्षा और सहयोग के लिए बने संगठन ओसेक की बैठक में पिछले साल फरवरी में लातविया के सांसद रिचर्ड कोल्स ने तो रूस को गालियां भी दी। रूस के हमले का खौफ लिथुआनिया को क्रीमिया पर हमले के बाद से ही सता रहा था और पोलैंड को तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही चेतावनी दे चुके हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड ये तमाम देश नेटो के सदस्य हैं। अगर इनमें किसी भी देश पर हमला हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु संहार होना तय है। ये बात राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले से ठीक 1 महीना पहले बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास किया था। उस वक्त अमेरिका और यूरोप का फोकस काला सागर की ओर था क्योंकि यूक्रेन पर रूस का हमला वहीं से होने वाला था। यूक्रेन जंग के 2 साल बाद नेटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बाल्टिक सागर और पूर्वी यूरोप में हुआ। इसका संदेश क्या है और क्यों ब्रिटेन को रूस के परमाणु हमले का डर सता रहा है? उसी खेल पर है हमारा यह एपिसोड, चित्कार, द न्यूक्लियर नाइटमेयर।
काला सागर। बीते 2 साल से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भरी चीत्कार यहीं से गूंज रही है, लेकिन विश्व विनाश का केंद्र बिंदु काला सागर नहीं, बल्कि यहां से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। सत्ताईस जनवरी 2022, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर यूक्रेन पर हमले का मन बना चुके रूस ने नेटो को पहली चेतावनी यहीं से जारी की थी। तब रूस को डर था कि यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो की सेना बाल्टिक सागर में नया फ्रंट खोल सकती है। नेटो को वार्निंग देने के लिए ही रूस ने बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बाल्टिक सागर ही नेटो और रूस के बीच साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मैदान बना। बाल्टिक सागर के किनारे बसे देशों को रूस ने उस वक्त कोई धमकी नहीं दी थी, फिर भी पुतिन का खौफ ऐसा छाया कि इन देशों को सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए अमेरिका को आना पड़ा। यूक्रेन पर हमले के 13 दिन बाद 9 मार्च 2022, रीगा, एस्टोनिया। अमेरिकी विदेश मंत्री बाल्टिक देशों के दौरे पर आए तो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कलास अपनी चिंता और बेचैनी छिपा नहीं पाए। नेटो की गारंटी के बावजूद बाल्टिक देशों का डर कम नहीं हुआ। सितंबर 2022 में इन देशों ने रूसी पर्यटकों के भी अपने देशों में घुसने पर पाबंदी लगा दी। बाल्टिक देशों ने अपनी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ानी शुरू कर दी। अब इसे रूस का पलटवार समझिए या नेटो पर शिकंजा कसने की रणनीति। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जुलाई 2023 में रूस के टैक्टिकल यानी छोटे परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करके पूरे यूरोप के सिर पर यह तलवार लटका दी कि अगर यूक्रेन की जंग में नेटो की सीधी दखल हुई तो कोई नहीं बचेगा। परमाणु युद्ध का खतरा सिर्फ बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं है, इसकी आंच ब्रिटेन तक पहुंच गई है, जिसकी शुरुआत प्रोपेगेंडा वॉर के रूप में हुई थी। 1 मई 2002, रूस के एक सरकारी न्यूज चैनल के स्टूडियो में बाकायदा एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर ब्रिटेन को धमकी दी गई कि सिर्फ 90 सेकंड में लंदन का नामो निशान मिट जाएगा। कुछ लोगों ने इसे रूसी मीडिया का बड़बोलापन बताया तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नया बम फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ऐसी धमकी उन्हें खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी दे चुके हैं। ब्रिटेन पर रूस के परमाणु हमले की धमकी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने 16 साल बाद अपने परमाणु हथियारों को ब्रिटेन में तैनात करना शुरू कर दिया है, जबकि ब्रिटेन के पास अपने खुद के परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसका मतलब यही है कि या तो ब्रिटेन के परमाणु हथियारों की ताकत पर अमेरिका और खुद ब्रिटेन को भरोसा नहीं, या फिर ये रूस के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी है। फरवरी 2022 तक यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता था। यूक्रेन के गेहूं से कई देशों की रोटी की जरूरत पूरी होती थी, लेकिन नेटो की सदस्यता के लालच में यूक्रेन का ब्रेड बास्केट जल गया। अब उसके हाथ में कटोरा है। यूक्रेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना धन चाहिए वो यूक्रेन की अपनी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। यूक्रेन की बर्बादी की रफ्तार कितनी डरावनी है। देखिए चले सीरीज का यह एपिसोड, स्वाहा, टोल ऑफ टेंशन। दस अक्टूबर 2022, यूक्रेन के अलग अलग शहर। यूक्रेन के लिए वो सचमुच काला दिन था। रूस की सेना ने एक साथ 84 क्रूज मिसाइलों और 24 आत्मघाती ड्रोन से कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया।
इस बार रूस के निशाने पर थे यूक्रेन के पावर ग्रिड। देखते ही देखते 1/3 यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद रूस ने यूक्रेन को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली। यूक्रेन के रिहायशी इमारत, सड़क, पुल और रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ रूस के टारगेट पर था। 9 दिसंबर 2022, मॉस्को, रूस। जंग की शुरुआत में ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और तमाम देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी थी। लेकिन यूक्रेन को जितनी मदद मिली, उससे ज्यादा संपत्ति स्वाहा होती गई। रूस के हमले के शुरुआती 10 महीने यानी 31 दिसंबर 2022 तक यूक्रेन की बर्बादी का आंकड़ा था 411 अरब डॉलर यानी 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। 21 जून 2023, लंदन, ब्रिटेन। लंदन में यूक्रेन के मददगार अमेरिका और यूरोप के देशों के नेता जुटे थे। वे इस बात पर माथापच्ची कर रहे थे कि यूक्रेन को फिर से बसाने की रणनीति कैसे बनाई जाए। इसका प्लान भी बन गया। अब इस प्लान पर अमल तो तब होता जब यूक्रेन पर हमला बंद होता। इसी बीच यूरोपियन कमीशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और यूक्रेन की सरकार ने एक नई रिपोर्ट तैयार की, जिसमें खुलासा हुआ कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के दौरान यूक्रेन की बर्बादी 75 बिलियन डॉलर और बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को अब फिर से खड़ा करने के लिए वहां मकान, सड़क, रेल नेटवर्क, बिजली व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और कारखाने बनाने के लिए कम से कम 486 अरब डॉलर यानी 40 लाख करोड़ से ज्यादा की जरूरत है। ये रकम यूक्रेन की जीडीपी का लगभग 3 गुना है। संकट यह भी है कि यूक्रेन को इतनी मदद कौन करेगा और कैसे, क्योंकि ब्रिटेन में आर्थिक मंदी शुरू हो गई है। जापान भी आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है और यूरोप के बाकी देशों की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। ले देकर अमेरिका बचा है और वहां भी पिछले दिनों यूक्रेन को 60 बिलियन डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव बड़े मुश्किल से अमेरिकी संसद में मंजूर हुआ। यूक्रेन और रूस के युद्ध का अंत क्या होगा, यह किसी को नहीं मालूम। अमेरिका के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट भी वॉर रूम में हिसाब लगाकर थक चुके हैं। अब एक नई चेतावनी अमेरिका के लिए एक बड़े अमेरिकी थिंक टैंक ने जारी कर दी है। अमेरिका के 70 लाख करोड़ के डिफेंस बजट पर पानी फेरने वाली उस रिपोर्ट का निचोड़ क्या है, इस एपिसोड में देखिए। इसका नाम है प्रतिघात, पोस्ट वॉर पेरिल। तेईस मार्च 2023, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली की अमेरिकी संसद में पेशी थी। उन्हें संसद को यह समझाना था कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें 842 बिलियन डॉलर यानी लगभग 70 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट चाहिए। जवाब दिया जनरल मार्क मिली ने। चीन और रूस के जिस खतरे की बात जनरल मार्क मिली कर रहे थे वो सच्चाई है। उसी का ख्याल रखते हुए अमेरिकी संसद ने रक्षा बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। अमेरिका के थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन की नई रिपोर्ट ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक अमेरिका ने रूस और चीन दोनों पर एक साथ जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उससे नया शीत युद्ध शुरू होने की प्रबल आशंका है। कोल्ड वॉर 2.0 पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसे चीन और रूस दोनों से निपटना होगा। यूक्रेन युद्ध कब और कैसे खत्म होगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। यह हो सकता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई कई साल चलती रहे, या फिर यह भी हो सकता है कि इस लड़ाई का विस्तार हो जाए। रूस और चीन की रणनीतिक दोस्ती जितनी मजबूत होगी, अमेरिका की चुनौती उतनी ही बढ़ेगी। रैंड कॉरपोरेशन ने सलाह दी है कि अमेरिका को यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों को जल्द से जल्द नेटो का सदस्य बनवा देना चाहिए। हालांकि ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रूस इसके जवाब में परमाणु हमला भी कर सकता है, धरती पर भी और अंतरिक्ष में भी।